नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषा शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और ये संभाषा केवल और केवल वैद्य लोगों के लिए है। जो लोग नॉन मेडिकल लोग देख रहे हैं, मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि आप लोग यहाँ से कोई भी चीज फॉर्मूला चोरी करके कोई भी पेशेंट को खुद ना दे। सेल्फ मेडिकेशन बहुत खतरनाक होता है। मैं यहाँ पे जो भी चीजें बताता हूँ ये सोच के बताता हूँ कि जो भी वैद्य हमें सुन रहे हैं, जो मेरे स्टूडेंट सुन रहे हैं, वह सब लोगों को बेसिक चीजें मालूम है। वात पित्त कफ दोष धातु मल सब मालूम है। अभी मैं यहाँ पे अनम्यूट करने का भी ऑप्शन दे देता हूँ। जो लोग भी बात करना चाहते हैं अनम्यूट कर सकते हैं। और वैद्य अजय कात्यायन जी, वैद्य शशि तिवारी मैम, डॉक्टर जागीर सिंह जी, डॉक्टर महेंद्र सर, सभी को प्रणाम है। डॉक्टर अजय सर आप कहाँ थे? अभी आप अगर सुनना चाहते हैं तो सुनिए, जब आपको बोलना होगा तो बोलिएगा। जब हम लोग चिकित्सा करते हैं तो चिकित्सक के बारे में क्या बताए अपने ग्रंथों में कि दक्ष तीर्थार्थ शास्त्रार्था दृष्ट कर्मा शुचिर भिषक। मतलब जो भी वैद्य होता है, डॉक्टर होता है, उसको अनुभव सह शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। वो दक्ष होना चाहिए, मतलब एक्सपर्टाइज होना चाहिए उस चीज में। उसकी तैल बुद्धि होती है, जैसे तेल को हम गिराएं तो कितना फास्ट गिरता है पानी में, वैसे ही तैल बुद्धि होनी चाहिए। और पवित्र बुद्धि का चिकित्सक होना बहुत आवश्यक है। जो भी हमारे क्लिनिक में माता बहनें आती है उनके लिए पवित्रता, नजरों में पवित्रता रहनी चाहिए। चिकित्सक जो है वो सत्व गुण का मूर्तिमंत प्रतीक ऐसा होना चाहिए। वो चिकित्सा विषय में ऐसा अपेक्षा किया जाता है कि डॉक्टर हमेशा अच्छा होना चाहिए, उसको अच्छा माना जाता है। चिकित्सक जो है वो समाज को मार्गदर्शक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो समाज को बताए कि दिनचर्या क्या है, ऋतुचर्या क्या है, धर्माचरण क्या है, स्वस्थ व्रत का पालन कैसा करना चाहिए। तो यह मार्गदर्शक जो भी होता है समाज के लिए, ये दुष्कर्मों से दूर हटा सकता है। और दूसरा क्या है कि मार्गदर्शक अगर खराब होगा तो खराब होके भी फेमस हो सकता है, गलत काम करके भी फेमस हो सकता है, या अच्छे कर्म करके भी फेमस हो सकता है। तो जो सत्कर्म करके जो इंसान बड़ा होता है, वो हमेशा ही इस दुनिया में नाम याद रखा जाता है। जो बुरे काम करता है उसको लोग याद करते हैं, उसको अपमानित करते हैं, बाद में भूल जाते हैं। लेकिन अच्छे काम करने वाले को हमेशा ही याद करते हैं। और धन दौलत पैसा कौड़ी को ज्यादा नहीं महत्व दिया जाता है। अभी ऐसा देखा जाए तो आज अंबानी है, अडानी है, कुछ साल के बाद दूसरे कोई अमीर आदमी आ जाएंगे तो लोग उनको याद करने लगेंगे। लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल स्वामी विवेकानंद, विद्वान इंसान थे, तो आज भी लोग याद करते हैं कि स्वामी विवेकानंद थे। उस जमाने में किसी को याद है कि स्वामी विवेकानंद के समय भारत का सबसे अमीर आदमी कौन था? किसी को याद है, मालूम भी है क्या? तो पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता। या फिर जो राजा महाराजा आते हैं उनको लोग याद करते हैं फिर भूल जाते हैं, लेकिन विद्वान को हमेशा याद किया जाता है, युगों युगों तक याद किया जाता है।
तो इसीलिए जो सत्कर्म करने का जो पुण्य मिलता है, और जो विद्या देने में या फिर यशस्वी चिकित्सक हो या कोई भी अच्छे कर्म करने को दुनिया याद रखती है। पैसे को उतना वैल्यू, पैसे को वैल्यू है जब तक इंसान जी रहा है तब तक है। मरने के बाद कोई नहीं याद करता है, कोई भी कुछ नहीं। हमेशा ही अच्छे इंसान को याद किया जाता है। तो अब दूसरा क्या है कि जिस तरह से मृत्यु के बाद सूर्य का तेज प्रकाश लेके आता है, वैसे ही जो चिकित्सक होता है वो एक अलग ही व्यक्तिमत्व होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि समाज में ये वैद्य हैं, तो उसका बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो चिकित्सक जो है वो सत्कर्म आचरण करने वाला होना चाहिए, उसकी सत्व गुण रहनी चाहिए और बुद्धिवादी होना चाहिए, दिमाग का अच्छा से यूज करना, इंटेलिजेंट होना चाहिए। और इससे श्रद्धा श्रद्धा निर्माण होती है डॉक्टर के प्रति, ऐसा होना चाहिए। दूसरा क्या है कि जो दृढ़ श्रद्धा से जो काम करता है, तो वो सबसे श्रेष्ठ चिकित्सक माना जाता है। जब रोगी परीक्षा के लिए रोगी आता है, तो वो मूर्ख होता है, मतलब उसको बीमारी के बारे में पता नहीं होता, ऐसे मूर्ख नहीं होता है लेकिन उसको बीमारी के बारे में पता नहीं होता है। तो उसको कभी तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि ये हमारा मतलब बहुत टाइम पास कर रहा है, कर रहे तो कर रहे, वो रोगी है। लेकिन अपने आप पे भी बहुत ज्यादा ओवरलोड हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, अपनी रक्षा भी करना चाहिए। दूसरा क्या है कि जब रोगी की परीक्षा करते हैं तो हमारे पास थेरोटिकल नॉलेज सब होना चाहिए। रोग का विचार करना चाहिए कि क्या रोग हुआ है, दोष दूष्य समूर्छना क्या हुई है, और फिर उसका दर्शन स्पर्श और प्रश्न से हमें उसका डायग्नोसिस करना चाहिए। तो अभी रोगी पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है, बच्चा भी हो सकता है, तरुण भी, वृद्ध भी हो सकता है। पुरुष में अगर वो इनफर्टिलिटी है तो निर्दोष शुक्र वाला भी, सदोष शुक्र वाला भी हो सकता है। स्त्री रुग्ण है तो वो उनकी आर्तवावस्था देखना हमें होता है, उनका प्रेगनेंसी कैसे हुआ है, पैरिटी हम लोग देखते हैं, वो देखते हैं सुतिकावस्था कैसा है, उनके आर्तव कैसा शुद्ध आ रहा है कि सदोष युक्त हो रहा है। फिर बच्चे हैं तो बच्चों को उन्होंने स्तन्यपान कराया कि नहीं कराया। फिर बच्चे आ रहे हैं तो वो कैसे हैं बच्चे, वो माँ का दूध पी रहे हैं कि नहीं, वो अन्न खा रहे हैं कि नहीं, वो हमें सब देखना पड़ता है। और दूसरा बात है कि दर्शन करने से हमें पेशेंट के शरीर में शोथ है क्या, पांडु है, मूत्र वर्ण, मल वर्ण, जीभ का रंग, नेत्र वर्ण, अंग वर्ण, कुष्ठ, दौर्बल्य, मतलब वो चल नहीं पा रहे, अशक्तपना है क्या, शारीरिक विविध क्रियाएं जो हैं, ज्ञानेंद्र कर्मेंद्र कैसी हैं उसकी। जैसे कि मोटर न्यूरॉन डिजीज में इंसान हाथ हिलाना चाहता है लेकिन हिला नहीं पाता। पैरालिसिस में संज्ञा रहती है लेकिन वो इतना ज्यादा लूज पड़ जाता है, पैरालाइज होता है मसल की, उठा नहीं पाता है। तो ज्ञानेंद्र और कर्मेंद्रियों को हम लोग देखते हैं। अभिघात जन्य रोग है तो कितना डैमेज हुआ है, जन्नेन्द्रिय के रोग हैं, अवयव की वृद्धि अगर हो रही है, नाड़ी की गति कैसी है, ये सब हम लोग को पेशेंट को देखने से पता चल जाता है। प्रश्न से तो हम बहुत सारी बातें पूछते हैं, साइंस एंड सिम्टम, जो डॉक्टर को समझ आता है उसको साइन बोलते हैं, और पेशेंट को जो समझ आता है वो सिम्टम्स होता है। उसी तरह से हमें रोगी को बहुत कुछ सिखाना पड़ता है कि आहार जो सेवन कर रहे हैं उसका अति योग नहीं होना चाहिए, हीन योग नहीं होना चाहिए, मिथ्या योग नहीं होना चाहिए। फिर किसी का अपमान न करें, बोली से किसी को अपमानित ना करें, और गाली ना दें। और दूसरा है कि मारपीट ना करें, फिजिकल वायलेंस ना करें, फिर बहुत ज्यादा मेहनत का काम ना करें, शुक्र का क्षय ना करें। उसी तरह से द्वेष मात्सर्य कुविचार मन में न लाएं। जो पेशेंट कुविचार बहुत ज्यादा लाते हैं सबके प्रति, तो वह व्याधिग्रस्त होता है मानसिक रूप से। उस तरह से आगंतुक कारण में अभिघात, अभिशाप, अभिसंग, अभिचार, ये सारा चीज होता है। उसी तरह से आहार से कौन कौन सी बीमारी होती है वो देखना पड़ता है। और किसी को प्रतिशय है, अतिसार है, संग्रहणी है, कॉलरा है, विसूचिका है, आदमान है, उदर शूल है, आना है, उदर में यकृत वृद्धि है, प्लीहा वृद्धि है, अग्निमांद्य है, कृमि वृद्धि है, अपचन है, अरुचि है, इसके वजह से शरीर में निरुत्साह है क्या, दौर्बल्यता है क्या, उसको ज्वर हो रहा है क्या, तो एक व्याधि से दूसरा व्याधि हो रहा है क्या, कनेक्टेड है क्या, हेतु कौन सा है वो देखना चाहिए। एक व्याधि होके गया है उसके बाद में दूसरा व्याधि कौन सा है, फिर तीसरा व्याधि कैसे है, संप्राप्ति कैसे चली, और अभी तक जो स्टेज में आ गया इनफर्टिलिटी तक, तो वो कैसे आई, वो सब हमें देखना पड़ता है। जैसे अगर आम वात का पेशेंट आ रहा है तो उसके पहले ज्वर हुआ था क्या उसको, ये सब बहुत सारी चीजें हमें कंसिडर करके करनी पड़ती है। तो हमें अच्छे से फिर पता चल जाता है कि हम लोग ये इलाज कर सकते हैं।
आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए प्लीज। मैं तो अभी ऐसे ही स्टार्टिंग में भूमिका बता दिया। डॉक्टर हरिहर सर, आपका नाती का तबीयत कैसा है सर? डॉक्टर हरिहर सर सुन पा रहे हैं? जी सर। हाँ, कैसे हैं आपके नाती? अभी आज क्या खाए? आज उसने एक गेहूं के 1-2 चपाती खाई जी। और खिचड़ी और कढ़ी जी। अपने गुजराती खाना खाया है अभी। गुजराती खाने में क्या खिलाया आपने सर? कढ़ी खिचड़ी हूँ खाधु भाई, कढ़ी खिचड़ी और बाजरे का रोटला खाया है। अच्छा, तो अभी उनको क्या भूख लगी थी क्या सुबह खाने के बाद? अरे बहुत लगती है भूख। अच्छा, ठीक है ना सर, बहुत अच्छा हो गया। और ना पेशेंट जो है ना, उन्हें हमें ये चीजें बतानी चाहिए कि आप चोरी मत करो कभी भी, किसी का बुरा मत सोचो, किसी को पत्थर मत मारो, या फिर गुप्त रूप से पैसे को डुबाने का काम करते हैं वो ना करो। खून करना, ये सब करना गलत है। मारा मारी करना, गालियां देना, और डॉक्टर को भी नहीं करना चाहिए। मैंने ऐसे वैद्य लोग देखे हैं जो कभी भी ऐसे जब वैद्य बने तो गुरु लोगों को उन्होंने ये प्रतिज्ञा किया कि हम कभी भी मुंह से गलत शब्द नहीं बोलेंगे। आप लोग कभी भी देखिएगा, जमदग्नि सर के मुंह से मैंने आज तक एक भी गाली नहीं सुनी। उनको गुस्सा भी आता है ना, कभी भी वो गाली नहीं देते हैं। ये सद्वृत्त होता है, आचार रसायन होता है ना? कितना भी गुस्सा है, कॉलेज लाइफ में क्या किया पता नहीं, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आज तक मैंने उनको देखा है इतने साल से, कभी भी अपशब्द नहीं बोलते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे बड़े बड़े वैद्य लोग हैं, कभी भी गाली नहीं बोलते हैं, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलते हैं, कभी भी बुरा सोचते भी नहीं है। अगर पेशेंट ने उनको डुबा दिया, पैसे नहीं दिए, उनको अपमानित किया, तब भी वो बुरा नहीं बोलते हैं, उनके कर्म इतने अच्छे हैं। तो फिर बाद में पेशेंट को शर्म आती है, वो खुद ही माफी मांगते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि हमारे सर के क्लिनिक में, सर उस टाइम पे रेंट पे उनका क्लिनिक था, ये 98 की बात है, 97 98 की बात है। तो सर अपने स्टूडेंट सबको पढ़ाते थे। तो कुछ लोग जो थे ना वो गंदे होते हैं, मतलब स्टूडेंट। तो उन्होंने क्या किया कि उस टाइम पे नया नया मोबाइल आया था सब, तो आइडिया का आया था मोबाइल। तो उन्होंने क्या किया कि देखा कि सर इतना पैसा कमा रहे हैं, और सर कैश में लेते थे पैसा। मैं एक जो भी मैंने क्लिनिक में देखा है वो मैं बता रहा हूँ। तो इतना पैसा ले रहे हैं, तो उनके पास जो बच्चे आते थे, उन लोग को पैसे की कुछ कमी थी। तो उन्होंने क्या सोचा कि शॉर्टकट मनी अपनाए। उन्होंने क्या किया कि सर का ही सिम का क्लोन किया, और उससे ना जो पेशेंट आते थे ना, अब सर को भी विश्वास था कि मेरे बच्चे सब संभाल रहे हैं मेरा क्लिनिक। तो मतलब बच्चे संभालते थे सर का क्लिनिक, जैसे दवाई बनाना और पंचकर्म का जो भी है वो सब बच्चे करते थे। तो विश्वासघात कैसे किया? तो उन्होंने क्या किया कि क्लोन बनाया सिम का, और जो पेशेंट आ रहे थे उनसे फीस ले लिया कि सर अभी बाद में आएंगे, संडे को आ जाओ, इधर आ जाओ, मैं दवाई दूंगा, ऐसे करके डुप्लीकेट दवाई या फिर सर के क्लिनिक से चोरी करके दवाई करके, और फिर पैसा कमाए बहुत ज्यादा। तो धीरे धीरे पता चला कि पेशेंट तो इतने आ रहे हैं, और पेशेंट ने भी सर को कभी फोन किया। तो ऐसे पता चल गया कि कोई ने सिम का क्लोन बनाया। तो फिर वो पकड़े गए। अब फिर सर ने फिर उनको कहा कि आप मेरे क्लिनिक में नहीं आ सकते हैं, आपने गलत काम किया है। एक तो मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, और आप चोरी कर रहे हैं, और वो भी मेरे नाम से, गुरु को ही डबल क्रॉस कर रहे हैं। तो सर ने उनको निकाल दिया। सर ने कुछ बोला नहीं उनके बारे में, बस कहा कि आप मत आइए, हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करता हूँ, आप मत आइए मेरे पास, मैं ऐसे लोगों को विद्या दान नहीं कर सकता। तो फिर सर ने ऐसे गुस्सा किया कि मैं अब किसी को नहीं पढ़ाऊंगा, मैं अपना प्रैक्टिस पे ध्यान दूंगा। लेकिन जो अच्छे विद्यार्थी थे, हमारे सीनियर लोग, वो सर के पास माफी मांगने गए कि सर बुरे लोगों की वजह से हमको क्यों आप ऐसे कर रहे हैं। फिर सर ने उनको बुला दिया, अच्छे लोगों को। लेकिन जो वैद्य लोगों ने, मतलब जो बीएमएस तो पास हो गए, जिन्होंने चोरी किया था वो आज तक कुछ नहीं कर पाए। वो उनको ना जॉब मिलता है ना कुछ मिलता है, और वो मेहनत मजदूरी करते हैं। मतलब ऐसा होता है कि गुरु को जो करता है ना बुरा काम, उस टाइम तो मजा आता है कि चोरी किया उन्होंने, बहुत मजा आया। ऐसे ही मैंने और भी देखे हैं कि सर के क्लिनिक से लोग दवाइयां चोरी करके बेचते थे। एक ने तो चांदी का भस्म आधा किलो चोरी कर दिया था। तो ये जो हमारा सद्वृत्त है ना, कि चोरी नहीं करना है, हमारा वैद्य भी अच्छा होना चाहिए, और जो असिस्टेंट होते हैं वो भी अच्छे होने चाहिए, क्योंकि आगे हम भी वैद्य बनने वाले हैं। हमने आज चोरी किया अपने गुरु के पास,
तो हमारे को भी कोई चोरी करेगा हमारे क्लिनिक में आके। तो ये सारा चीज जो होता है ना, ये विकृति होती है माइंड की। मेहनत नहीं करना है, शॉर्टकट मारना है। तो वैद्य को इतना अच्छा होना चाहिए कि अगर कोई बुरा भी कर रहा है, फिर मैंने सर से ये बात सीखा कि कोई बुरा भी कर रहा है ना, तो सर बुरा नहीं सोचते हैं। सर कभी उनके बारे में कमेंट नहीं करते थे, कुछ भी नहीं बोलते थे, बस कहा कि मुझे दूर रहना है ऐसे लोगों से। सर का ये बहुत अच्छा चीज है, सर कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं ना बोलते हैं, और सर अपना काम करते रहते हैं। तो इसीलिए मुझे सर अच्छे लगते हैं। इसी तरह से और भी मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा। आप लोग पहले अजय जी से बात करते हैं। वैद्य अजय जी, आप कहाँ थे सर? झारखंड के विद्वान वैद्य अजय कात्यायन जी, कृपया अनम्यूट करिए ना प्लीज। शायद नहीं कर पा रहे हैं अनम्यूट। ठीक है, हरिहर सर। हाँ, वैद्य अजय जी कैसे हैं सर? 40 हाँ तो सर अच्छे अच्छे हैं सर। सर आप कहाँ थे इतने दिन तक? मजबूरी थी कि हम इसको मतलब क्लास नहीं कर पाए सर, लेकिन अब करेंगे जरूर। अच्छा, और आपके बच्चे कैसे हैं सर? सर बच्चे भी ठीक ही हैं सर। उनको कृमि के लिए आपने चिकित्सा दिया था? जी जी, आज आपने बताया था कृमि के लिए, तो कृमि की दवाई तो दी थी। अच्छा ठीक है, आप एक जी बार उनको लेके आइएगा, हम बात करेंगे बच्चों से। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। अब हम हरिहर सर से बात करते हैं। वैद्य हरिहर सर, आपके नाती से एक बार बात कराइए, उनको कैसा लग रहा है, हमें फॉलोअप लेना है। हाँ सर, कराता हूँ। ए आशीष, ए देखिए, आशीष। वमन के बाद कैसा फील होता है, अग्नि बढ़ने के बाद क्या होता है, उन्होंने पूरा संसर्जन कर, ये आप लोग को लाइव दिखाया जा रहा है। हाथ करनी। वीडियो ऑन करिए। हाँ, नमस्ते सर। आपका जी नाती को, सर। हाँ जी, नाती आज को। सर आता है वो, आज कुछ पढ़ रहा था ऊपर, अभी अच्छा आ गया। देता हूँ उनको। सर, नीट का एग्जाम तो फिर से नहीं होगा अब तो, शायद लग रहा है। नहीं, नहीं होगा। हाँ नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, कैसे हैं आप? बस सर अच्छा हूँ, फिट एंड फाइन। आपका नीट का तो अब एग्जाम फिर से नहीं होगा, तो बीएमएस में होगा एडमिशन? हाँ अभी तो नहीं होगा नीट का। तो एडमिशन हो जाएगा आपका, उतने मार्क्स हैं? हाँ 480 है मेरे को 720 में से। कितना परसेंट हुआ? परसेंटेज तो नहीं, परसेंटाइल आता है वो देखा नहीं है, 90 अबव है मेरे को। ठीक है, हो जाएगा, आप एडमिशन ले लीजिएगा। अच्छा, जीप दिखाइए, आपको कैसा लग रहा है अभी? क्या कुछ वमन करने के बाद कुछ फर्क पड़ा क्या, कुछ इम्प्रूवमेंट है? मतलब थोड़ा शरीर स्फूर्ति आ गई ऐसा लगता है मेरे को पहले वो से। वो ठीक है, लेकिन जीभ में, आउटपुट ज्यादा मिल रहा है। और जीभ में कैसा लग रहा है? जिम में पहले से तो अच्छा है। मतलब कितना परसेंट ठीक हो गए, 100 में से कितने मार्क्स देंगे? 80 आसपास। तो 20% क्या प्रॉब्लम है हाँ अभी? 20% में ना सर, जब भूख लगती है ना और सुबह में जो पेट खाली होता है ना, तब मेरे को जलन रहती है। और बाकी जिम टाइम लन वलन कुछ नहीं है अभी? बाकी जब पेट भर जाता है ना, तब वो वापस से नॉर्मल हो जाता है। मतलब जीभ का और पेट में जो सिक्रीशन होते हैं उसका संबंध है? हाँ जब, मुझे ऐसा लगता है। फिर पता नहीं, क्योंकि जब भी भूख लगती है या सुबह में पेट खाली होता है तब जलन शुरू हो जाती है, लेकिन जब नाश्ता या कुछ खाना खा लेता है ना तो अपने आप नॉर्मल हो जाता है। तो अभी आपको खाने का टेस्ट आ रहा है, मतलब हाँ जो, तभी प्रॉपर एकदम। और जब आपको प्रॉब्लम था तब कैसा था जीभ से टेस्ट में? नहीं तब भी टेस्ट में कोई फर्क नहीं था, टेस्ट तो नॉर्मल ही था, सभी चीजों का आता ही था। लेकिन जीभ में जो जख्म था वो अभी जख्म है क्या? रेडनेस जो था, लाल लाल। नहीं वो कम हो गई है पहले से। हाँ इन्फ्लेमेशन जो था ना कहीं कहीं पे, वो कम हो गया है। हाँ, तो अभी है क्या, कुछ इन्फ्लेमेशन टाइप है कुछ? नहीं, जब ज्यादा जलन होने लगती है ना तो इस साइड इन्फ्लेमेशन हो जाता है थोड़ा थोड़ा, अच्छा छोटा ठीक। छोटा सा। आपका अभी वमन होने के बाद 15 दिन या 1 महीने बाद आपको विरेचन करना है। हाँ और आप क्या करिए, अभी आज क्या खाए, सुबह से शाम तक क्या खाए बताइए। आज सुबह में तो मैंने कुछ नहीं लिया था, लेकिन
दोपहर को रोटी खाई थी। किसकी, बाजरे की कि गेहूं की? नहीं, गेहूं की। कितना रोटी खा लिए? 3। और सब्जी क्या खाए, उसके साथ में क्या खाए? सब्जी दाल थी। अच्छा, मीठा वाला, चीनी वाला, गुड़ वाला? हाँ, लेकिन कम थी। अच्छा, तो फिर आपको फिर भूख लगा क्या उसके बाद? नहीं, उसके बाद नहीं लगा था। उसके बाद भूख नहीं लगा? तो अभी अभी नहीं, शाम को खाने वाले हैं? अभी शाम को खा लिया। क्या खाए, उस टाइम भूख लगा था? कढ़ी कढ़ी खिचड़ी और बाजरे की रोटली। तो भूख लगा था क्या, शाम को तेज भूख लगा था? हाँ, भूख लगा था। अच्छा, ठीक है। और पेट साफ हुआ सुबह आपको? हाँ, पेट साफ हुआ। बहुत बढ़िया। तो अभी आप क्या करिए, जो दवाइयां ले रहे थे, उन दवाइयों का नाम याद है? हाँ, जो मैं, याद है ना। हाँ, मैंने बताया था ना, आप बताइए, सबको बताइए क्या क्या खा रहे थे दवाइयां। हाँ, शतावरी चूर्ण। हाँ, फिर सता, यष्टि मधु। घृत भी था ना? हाँ, घृत भी था, शतावरी घृत। हाँ, और? फिर सारे वाद्या सब। हाँ, और? फिर मुक्ता शक्ति भस्म। और? फिर चंदनादि बटी। और? और गिलोय सत्वा। अच्छा, और? उतनी नहीं, उतनी। ठीक है। तो आप और वही कभी करके, कभी जब एसिडिटी होती ना तब अविपत्ति कर लेता था मैं। तो अभी सब चीज फिर से शुरू कर दीजिए, 3-4 महीना और लेना है आपको। अभी हाँ, एट्टी कोई बात नहीं। परसेंट बीमारी निकल गया, 20% बाकी है। तो आपको कुछ दिन और लेना पड़ेगा ये चीजें। हाँ। ठीक है। तो आप खुश हैं अभी? अब आप, हाँ, मैं तो खुश हूँ। हाँ। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा लगा। तो अभी आप क्या थैंक यू करेंगे सर। कि आप कल भी आइएगा, हमें बताइएगा। अभी आप यहाँ कितने दिन रहने वाले हैं? अभी तो काउंसलिंग शुरू होगी, उतने दिन तक रहूंगा। मतलब कब होगा? काउंसलिंग खत्म होने के बाद कॉलेज ज्वाइन करनी है ना। हाँ, ठीक है ना। तो आप ना अच्छा कॉलेज का कोशिश करिए कि आपके घर के आसपास, राजकोट में अच्छा कॉलेज है, अहमदाबाद में है, बड़ौदा में है। हाँ, तो ठीक है, आप करिए। एमबीबीएस का पहले करेंगे ना? हाँ सर। हाँ, देखिए फिर अच्छा हो जाएगा आपका। ठीक है। हाँ। ठीक है, थैंक यू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है। हाँ, तो हरिहर सर 80% हम जीत गए हैं, 20% रह गया है। हाथी निकल गया है, पूंछ बाकी है बीमारी का। तो अब हाँ इनको थोड़ा वो दवाई फिर कंटिन्यू करना है, और 15 दिन बाद या 1 महीने बाद इनको विरेचन करा दीजिएगा। हाँ सर, अभी 15 दिन हुआ है, अभी 15 दिन के बाद ही दूंगा। हाँ, और सर वो जो शुगर वाली पेशेंट लाए थे आप, जामनगर वाली, उनका शुगर कितना है अभी? हाँ, निशाम लकी देखिए। शुगर 100 से 150 170 ऐसा है, वो 400 था ना पहले। हाँ, उसको ये फल का क्वाथ आपने कहा था वो, और निशाम लगी दो ही। चलो, निशाम लगी तो ले रही थी, लेकिन एक फल क्वाथ सर ने बोला था आपके साथ हाँ, परसों। महेंद्र सर ने। सर, हाँ, हाँ, वो एक दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा हो गया सर। और सब इतना उसको बॉडी पेन था, इतना बॉडी पेन था कि वो उसी दिन जब आपने वमन कर किया था ना, उसी दिन तो रो रही थी कि मैं घर कैसे पहुंचूंगी, मुझे कुछ और दवाई दे दो पेन के लिए। तो मैंने बोला था कि अगर ज्यादा पेन हो तो खाना, तो फिर तो दूसरे दिन से उसने बोल दिया कि पेन ही गायब हो गया। अच्छा, कोई बात नहीं सर। 2-3 दिन बाद उसने शुगर चेक कराया तो 400 में से 170 150 ऐसे आ गया। अभी बस ऐसे ही चल रहा है। तो अभी सर हर साल आके फिर मैं वमन करा दूंगा मार्च में मतलब और लोगों को थोड़ा फायदा हो जाएगा। हाँ सर, सब याद करते हो सर। हाँ, और सर वो कैंसर वाले जो पेशेंट थे वो कहाँ गए, जो वो सर आज जुड़ गई है, वो आज पहली तरह के मैंने बोला था कि उसको फीस तो 15 दिन पहले ही दे दी थी। वो इतने काम में रहते हैं ना सर, वो आ नहीं सकते, बोलता आ जाऊंगा, लेकिन आ नहीं सकते। तो मैंने बोला कि आज से शुरू हो जाए तो वो बात कर सकते हैं। हाँ, तो फिर से फीस भरना पड़ता है सर? नहीं,
चालू ही नहीं हुआ था सर। ठीक है, फिर आप सर से बात करिए, नवीन सर से बात करिए। अब उन्हें सर ने मैंने वो पर्ची भी भेजी और बोला कि अभी उसको इसमें जोड़ दो आज से। तो हाँ, उसका कोई ऐसा जवाब नहीं आया, और मैंने फोन किया तो फोन कोई उठाते नहीं है सर। कोई बात नहीं, अभी वो सर से पूछना पड़ेगा इस मामले में। इसमें मैं कुछ नहीं जानता हूँ, वो फीस का और ये सब वो सर बताएंगे। नहीं, वो तो बस सर बिजी हो गए, या तो कुछ काम में गए हो हाँ गए, इसलिए कोई। मैंने हाँ 2-3 बार फोन किया था, हाँ, लेकिन फोन उठा नहीं सके थे सर। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, वो हो जाएगा। ठीक है, बाकी हाँ आपका थैंक यू सर, थैंक यू। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो और कोई कुछ केस पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, पूछिए, बताइए। मनीषा मैडम कोई केस पूछना चाहती हैं, बताना चाहती हैं? सर प्रणाम। हाँ जी सर, बोलिए सर। सर एक पेशेंट के बारे में पूछना था मुझे। हाँ सर एक पेशेंट है, एज है 62 ईयर ओल्ड, मेल है हाँ सर। सर उसको हाँ ना मूत्र दाह होता है, मिक्सचर बर्निंग होती है बहुत ज्यादा, उसको जब यूरिन पास करता है, और ये पिछले 20-22 साल से उसका सेम प्रॉब्लम चल रहा है। हाँ और सर यूरिन यूरिन मैंने कराया, यूरिन बिल्कुल नॉर्मल आता है, अल्ट्रासाउंड भी नॉर्मल है उसका। बस सर हाँ उसको जो एक टाइप का जो टेस्टिस है सर, वो स्वेलिंग है उसमें, बहुत ज्यादा पेन नहीं होता वहां पर भी। हाँ। तो ये उसके साइंस है सर। तो इसको मैं कैसे देखूं सर? पेशेंट पेशेंट कफज प्रकृति में है सर, और वेट उसका अबाउट कोई 82 के आसपास वेट है उसका, 82 ठीक है, प्लस। ठीक है। जी सर। तो आप अभी मूत्र दाह हो रहा है ना, तो आप हाँ इसमें जी। क्या दवाइयां दे सकते हैं? जैसे मधुर रस, तिक्त रस, कषाय रस। मधुर तिक्त कषाय, जी सर। हाँ, ऐसे दवाइयां सेलेक्ट करिए। और कुछ मुत्रल दवाइयां दीजिए, जैसे गोक्षुरादि गोकुल, चंद्र प्रभावटी, पुनर्नवा गोकुल, गोखरू काढ़ा, तभी मैं देख ये सब लेता दे हूँ सर ये दीजिए। सारी, उसको ना 15 डेज से मैं चल रहा ट्रीटमेंट पर सर, वो रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं आ रहा उसमें। हाँ, तो फिर आप तिक्त रस पे प्रयोग करिए। तिक्त रस में मेरे पास जो पेशेंट आए ना, मैंने उनको क्या किया, जो रस पाचक हम्म। में दवाइयां हैं, वो जी जी। रक्त पाचक की दवाइयां हैं, उसका काढ़ा बना के पीने को बोला। और चंदन पाउडर अगर मिले तो चंदन पाउडर को शरबत बना के, मतलब 1 गिलास पानी लेके चंदन 1 चम्मच डाल के, मिश्री डाल के वो पीना है। या तंडुलोदक, चावल को भिगो के 50 ग्राम को और पानी में रख के रखें, उससे जी मूत्र प्रवृत्ति अच्छी होती है। या गन्ने का रस दीजिए, या ककड़ी का बीज दीजिए खाने को, उससे सब दाह कम हो जाएगा। और विरेचन करा दीजिए अगर पॉसिबल है तो, त्रिवितलेहम। हाँ सर, मुझे ये पूछना था कि मैं विवेचन करा सकता हूँ इस कंडीशन में उसका? हाँ, जरूर कराना चाहिए। ओके ओके। और रसायन पाउडर, रसायन अमल हाँ की रसायन पाउडर, आम्ल। हाँ डॉक्टर गोक्षुर साहब ने अमृता रखा है वो भी, अमल अमृत की। रसायन, गोक्षूर, चंद्रप्रभा, आरोग्यवर्धिनी। सर मैं सब चला रखा उसका, बट रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं आ रहा, और वो तो कहते हैं कि मुझे बीस उनको बाईस साल से इन्फेक्शन प्रॉब्लम ज्यादा है। होगा सर, यूटीआई बैठा है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसलिए वो ज्यादा दिन तक लंबा खिंच रहा है, इसीलिए तिक्त रस जो है। या फिर इसके अलावा हायर एंटीबायोटिक है हमारे, सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी, अमृता गोकुल, कैशो गोकुल, त्रिफला गोकुल, ये देंगे तो इन्फेक्शन वाला पैथोलॉजी ठीक हो जाएगा। ओके सर, ये देखता हूँ ट्राई में सूक्ष्म त्रिफला, सर ये ट्राई करता हूँ इसको। आपके पास नहीं सर होगा तो इसमें, मैं भेज दूंगा। हाँ सूक्ष्म जी त्रिफला सर। के दो स्वर्ण तीन दिन में। मंगेश्वर का उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। सर कौन सा? बस्ती में देखो समय। स्वर्ण मंगेश्वर। स्वर्ण मंगेश्वर, अच्छा। पूर्ण मंगेश्वर। जी सर। आपको 3 दिन में रिजल्ट मिलेगा, 3 दिन थे कि देख लो। सर सर, स्वर्ण मंगेश्वर कैसे सर, इसको कैसे यूज करना है, किस कॉम्बिनेशन में और किस तरह से? इसको गुरु जी के क्वास से दे दो। और मैंने तो सूक्ष्म करके दिया था खैर, लेकिन आप गुरु जी के क्वास से दे सकते हैं इसको, एक एक गोली सुबह शाम, उसी से आराम मिल जाएगा। तीसरे दिन ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा इसका। स्वर्ण मंगेश्वर रस। हाँ सर। ठीक है सर, ये भी कोशिश करता हूँ, बताता हूँ फिर सर। सर इसमें हम कोई बस्ती भी यूज कर सकते हैं कोई? तिक्तक क्षीर बस्ती सबसे अच्छा है ना, उसमें पटोल है, किरात तिक्त है, शतावरी डाल सकते हैं आप। ओके सर। हाँ, ये सब डालिए तो तिक्तक क्षीर बस्ती, दूध दूध का और घी का बस्ती सबसे अच्छा रहता है। ओके सर। तो सर अभी से पहले इसमें मैं रसपाचक और रक्तपाचक द्रव्यों का बात दूं उसको। हाँ सेकेंडली अभी जो सूक्ष्म त्रिफला त्रिफला और तिक्त द्रव्यों की बस्ती, और उससे हाँ पहले विरेचन दूं सर उसको, है ना? विरेचन देने के बाद में बस्ती पे आऊंगा सर बाद में। हाँ, बराबर। और सर अभी सर ने जो बताया है स्वर्ण मंगेश्वर, इसका भी मैं यूज कर लेता हूँ, हाँ, करिए, फिर हमें बताता हूँ। बताइएगा क्या रिजल्ट यस आए। सर, श्योर। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ, बाकी कोई और कुछ बताना चाहते हैं, बता सकते हैं। डॉक्टर अभय सर कोई केस बताना चाहते हैं, बता सकते हैं। शशि मैम कोई केस बताना चाहती हैं, बता सकती हैं। कॉन्स्टिपेशन। हेलो हाँ, बोलिए बोलिए। सर, सर तिक्तचीर बस्ती मैंने पेशेंट को शुरू किया,
को कंप्लेन आया है कि मेरा पेट साफ हो रहा है और मुझे कब्जियत लग रही है, तो वस्ती थोड़ा चेंज करूं बीच बीच में? हाँ कर दीजिए मैम। हाँ, तो फिर मैंने एक नीरू बस्ती दे दिया अच्छे से, फिर क्लियर हो गया। और फिर मैं नेक्स्ट डे उसका प्लान कर दे रही हूँ। शाम को फिर एक स्नेह बस्ती दे दी मैं, हाँ सच्चर और शिवला का सिंदूर के साथ। हाँ बोला हाँ हल्का लग रहा, नहीं पूरा पेट पर गैस गैस तना रह रहा था, मोशन भी नहीं हुआ, अनईजी लगा। फिर ठीक है, हाँ ऐसे करके क्लियर किया। नेक्स्ट डे फिर दे रही थी कुछ एक बस्ती। हाँ सर पटोल नहीं मिला तो मैं शाम को यूज। हाँ ठीक है। देखते खीर से इंडाइजेशन नहीं होता, उसके पहले ही कब्जी होगी मैडम। तिक्त खीर बस्ती से इंडाइजेशन नहीं होता, कि उसमें डाइजेशन के हिसाब से अपनी हो जाता है प्रक्रिया पूरी, क्योंकि अपन मध्यस्थी वगैरह देते हैं, तो उसी से इंडाइजेशन नहीं होता, उसके पहले ही इंडाइजेशन होगा, इसलिए हो गया होगा वो। हाँ जी, हाँ जी, सबको। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है, बताना है? डॉक्टर वीएम महाजन सर, आपको कोई केस बताना है तो बता सकते हैं। डॉक्टर नेहा मैम, डॉक्टर राम कुमार जी, डॉक्टर वीना मैम, कोई केस बताना है बताइए। डॉक्टर गंगवार सर, डॉक्टर अभय सर, डॉक्टर अजय जी, वैद्य शशि मैम, डॉक्टर जागीर सिंह जी, सबका नाम तो ले लिया मैंने। अगर नई बात करना है तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, आधा घंटा हो चुका है। तो अब हम कल सुबह मिलेंगे 6 बजे माधव निदान के सेशन में। तब तक के लिए आप लोग खा पी के सो जाइए। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।